नमस्कार दोस्तों। आज लक्ष्य क्लासेज आरा के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो संबंधित हैं राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार से और आगामी प्रधानाध्यापक तथा प्रधान शिक्षक परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी हैं। तो हम लोग इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा कब पृथक हुए? बिहार और बंगाल ये दो स्टेट के रूप में बंटवारा हुआ बंगाल का, जिसमें बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से तथा बंगाल अलग हुआ। आंसर है इसका 1912। सन 1912 में बिहार उड़ीसा एक साथ तथा बंगाल पृथक राज्य बन गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार तथा उड़ीसा कब अलग अलग राज्य बने? कालांतर में बिहार तथा उड़ीसा को भी अलग अलग राज्यों का दर्जा दे दिया गया 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, पटना बांकीपुर में। कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था सन 1911 में। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है इसका रघुनाथ सिंह मधोलकर। रघुनाथ सिंह मधोलकर बांकीपुर जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के महासचिव के तौर पर मौलाना मजहरुल हक थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष बांकीपुर अधिवेशन में महासचिव श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन जो कि एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, उसकी शाखाएं बिहार में भी स्थापित हुई। बिहार में भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था और इसको बिहार में लीड कर रहे थे मौलाना मजहरुल हक। तो सही उत्तर है 1916। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सही उत्तर है जैसा अभी आपने बताया कि मौलाना मजहरुल हक। बिहार होम रूल के उपाध्यक्ष श्री सरफराज हुसैन खान थे। उपाध्यक्ष के तौर पर सरफराज हुसैन खान। बिहार होम रूल के सचिव चंद्रवंशी सहाय। सही ऑप्शन है चंद्रवंशी सहाय। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट पटना कब आई थी? एनी बेसेंट जो होम रूल और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड थी, वो 1918 में पटना दौरे पर आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी पटना कब आए थे? राजकुमार शुक्ल जो कि किसानों की दुर्दशा से गांधी जी को जिन्होंने अवगत कराया तथा उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया, तो इनके अनुरोध पर महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को पटना आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला अहिंसात्मक संघर्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सही ऑप्शन है, हम सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला अहिंसात्मक संघर्ष का प्रयोग था और यह काफ़ी सफल रहा था। इसमें इन्होंने नील के किसानों की दुर्दशा तथा अंग्रेज मालिकों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ सत्याग्रह किया था, अहिंसात्मक आंदोलन किया था और इसमें इन्हें सफलता भी मिली। बहुत हद तक किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास सरकार ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, भवानी दयाल सन्यासी कौन थे? आर्य समाजी नेता, होम रूल के नेता, क्रांतिकारी नेता या सत्याग्रही नेता? इसका सही ऑप्शन है आर्य समाजी नेता। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ?
सही उत्तर है इसका 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ खोला गया था। बिहार विद्यापीठ जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय 6 फरवरी 1921 को खोला गया था और विद्यालयों सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार जो छात्र कर रहे थे उनके शैक्षिक भविष्य को लेकर कांग्रेस के नेता चिंतित भी थे कि उनका शैक्षिक भविष्य क्या होगा। जब स्कूलों और महाविद्यालयों का परित्याग कर देंगे तो कांग्रेस के तरफ से यह योजना बनी कि हम विद्यापीठ खोलेंगे, हर एक बड़े बड़े शहरों में विद्यापीठ खोलेंगे जहां आसपास के बच्चे आकर पढ़ें, राष्ट्रीय महाविद्यालयों की स्थापना करेंगे। तो इसी क्रम में बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया 6 फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन पटना में महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे। तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। और बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति, बिहार विद्यापीठ जिसे पटना विद्यापीठ के नाम से भी जानते हैं, के कुलाधिपति थे मौलाना मजहरुल हक। कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और कुलाधिपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। उसके बाद पटना राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य, पटना में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय भी खोला गया उच्च शिक्षा हेतु और इसके प्रथम प्राचार्य थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम से मदरलैंड अखबार का प्रकाशन कौन करते थे। तो सदाकत आश्रम जैसा कि हम जानते हैं पटना में गंगा तट पर अवस्थित है और कांग्रेस का मुख्यालय कार्यालय हुआ करता था बिहार का। और यहाँ से सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरुल हक मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू किए थे। 30 सितंबर 1931 को सदाकत आश्रम से किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। इस तिथि को भी हम लोग देख लेंगे कि 30 सितंबर 1931 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के युवराज का पटना आगमन कब हुआ था। तो इंग्लैंड के युवराज तो प्रिंस थे, उनका आगमन 1921 में होता है और इसका काफ़ी विरोध होता है, विरोध प्रदर्शन होता है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था पटना में। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से किसे आजन्म काला पानी की सजा नहीं हुई थी। सूर्यनाथ चौबे, कन्हैयालाल मिश्र, श्याम कृष्ण और रविंद्रनाथ। इनमें से प्रथम 3 जो हैं सूर्यनाथ चौबे, कन्हैयालाल मिश्र और श्याम कृष्ण, इन्हें आजीवन काला पानी की सजा मिली थी बम बनाने के आरोप में। इन लोगों ने बम बनाने तथा क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के कारण आजीवन काला पानी की सजा मिली थी। अगला प्रश्न है कि 12 मई 1934 को किसे गया जेल में फांसी दी गई थी। सही उत्तर है बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल जी को 12 मई 1934 को गया जेल में फांसी दे दी गई। इनके ऊपर अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर गोली चलाने, हत्या करने का आरोप था। अगला प्रश्न है कि बिहार में दोहरा शासन कब लागू हुआ। बिहार में दोहरा शासन, जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरा शासन जो था द्वैध शासन, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रांतों का शासन चलाएंगे और जो राज्यपाल होंगे वो मुख्य रूप से शासन के कर्ता धर्ता होंगे और जो मंत्री थे उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई। तो कांग्रेस ने इसका बहुत भारी विरोध किया। तो 29 दिसंबर 1920 को बिहार में दोहरा शासन प्रणाली लागू कर दिया गया, जिसका कांग्रेस ने बहुत ही जोर शोर से विरोध किया था कि मंत्रियों के अधिकारों में कटौती, क्योंकि मंत्री जो थे उस समय चुने जाते थे। हालांकि इस तरह की चुनाव की, निर्वाचन की
ये व्यवस्था नहीं थी जो वर्तमान में है, मगर फिर भी मंत्रियों में अधिकांश कांग्रेसी मंत्री होते थे। उनके अधिकारों में कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी। तो 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उसके मुखिया थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, जो कि रांची के पास एक शहर है रामगढ़, वहाँ पर हुआ था। कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण है, बांकीपुर तथा रामगढ़ अधिवेशन। तो यह 1940 में 53वां जो है रामगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। सही उत्तर है रामगढ़। और 53वें रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ तो श्री कृष्ण सिंह जी को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था और क्रिप्स मिशन का काफ़ी विरोध हुआ था, देश भर में इसका विरोध हुआ था और इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था, शुरुआत कर दी गई थी। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा पर प्रदर्शन करते हुए 7 छात्र कब शहीद हो गए थे। तो बिहार विधानसभा के खिलाफ के बाहर प्रदर्शन चल रहा था जिसमें कांग्रेसी नेता, स्थानीय लोग तथा बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। इसका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया तथा मौजूद अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और 7 जो विद्यार्थी थे वह वहीं पर शहीद हो गए थे, जिनके याद में स्मारक आज भी बना हुआ है बिहार विधानसभा के समक्ष। 7 शहीदों की मूर्ति है। तो यह घटना 11 अगस्त 1942 की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध रामस्वरूप देवी किस जिले की रहने वाली थी। बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध थी रामस्वरूप देवी, जो कि कांग्रेस की महिला नेत्रियों में सर्वप्रमुख थी और बहुत ही मुखर रूप से अंग्रेजी सत्ता और शासन का विरोध करती थी। वह सारण जिले की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण स्थल कहाँ था। तो जयप्रकाश नारायण जी जो जेल में बंद थे 1942 में जेल से भाग निकले थे और उन्होंने बाहर आकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। चूँकि अंग्रेज़ों का दमन जो था वह अपने जोर शोर पे था, तो इन्होंने क्या किया कि नेपाल में, निकटवर्ती देश है नेपाल, जहाँ की अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, तो वहाँ पर इन्होंने प्रशिक्षण स्थल अपना खोला आज़ाद दस्ता का। अगला प्रश्न है कि बिहार के कृषक आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसे है। सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में कृषक आंदोलन पहले से भी चल रहे थे, मगर वह क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर थे, उनका कोई एक केंद्रीयकृत स्वरूप नहीं था। तो इसको केंद्रीकृत स्वरूप में लाने, संगठित करने का कार्य किया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। सही उत्तर है श्री सच्चिदानंद सिन्हा। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान निर्मात्री सभा की पहले बैठक की अध्यक्षता की थी पहले दिन, और उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति
कितने वर्षों तक रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक रहे। तो 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में इतना ही। बिहार और आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका नामक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पेसिफिक बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य प्रश्नों में आते हैं, उसका उत्तर हम लोग लगभग जानते हैं। तो उनको थोड़ा सा छोड़ते हुए जो ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य तौर पर हमारी जानकारी में नहीं होते, उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। और अगर यह आपको उपयोगी लगे तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करते रहिए और इंतज़ार कीजिए हमारे चैनल पे अगले वीडियो एपिसोड का। धन्यवाद।